starting. We will more focus on supply chain enterprise system today. अगर आपने एक कंपनी की रिस्पॉन्स एग्जांपल यहाँ पे दी है, कैननडेल बाइसिकल। कैननडेल बाइसिकल पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और बहुत टॉप कंपनीज में आती हैं। अब क्या होता है कि इनकी नॉर्मली क्या होता है कि तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो सारा इसके के थ्रू मैनेज हो रहा होता है। आर यू ओके विद दिस? इन्हें ये पता चल जाता है कि किस जगह पे साइकिल्स के स्पेयर पार्ट्स हैं, कौन से इक्विपमेंट्स हैं, वो कम में ज्यादा हो रहे हैं, थोड़े हो रहे हैं, वो उसके मुताबिक इजीली उनको डिलीवर कर सकते हैं। आर यू ओके विद दिस? Yes, sir. Can you hear me? Okay, please say your mind. I'm on the right side. ठीक है। अब होता इसमें ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल एक जगह किसी गाड़ी के या किसी के इक्विपमेंट जब वो नहीं पहुंचते टाइम पे, तो क्या करते हैं कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो उससे एडवांटेज लेते हैं और वो उसको पहुंचाना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर मेडिसिन लिखता है और अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती तो उसकी जो कंपेटिटर होता है उसको एज होता है और वो डिलीवर करना शुरू करता है। आर यू राइट? ओके, so basically the supply chain management system is very important system which is used widely all over the world. Are you okay with this? Yes, sir. Yes, sir. So when we talk about enterprise planning, we have already studied. याद है आपको ERP क्या होता है बेटा? कुछ बता सकते हो मुझे? सर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर होता है। ओके, क्या काम होता है इसका बेटा? सर ये किसी बिजनेस को एक प्रॉपर जो है वो पूरा एक प्लान जो होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को चलाने के लिए एक पूरा प्लान देते हैं, उसके लिए पूरा एक सिस्टम के लिए डिजाइन करते हैं जो, तो ये सिस्टम में इंटीग्रेट करते हैं जो भी जिस तरह का बिजनेस होता है उस तरह की सारा जो है मैकेनिज्म उनको बना के देते हैं। So basically डेटाबेस, डेटा कलेक्शन एंड डेटा यूजेज इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसके बाद में ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। वेरी गुड शाबाश। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि तमाम जो सिस्टम होते हैं, तमाम जो मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, वो सारे इंटीग्रेटेड होते हैं और जो एक काम कर रहा होता है उसी के मुताबिक सारी वो चीजें यूज होते हैं। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आजकल इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, प्रॉपर डेटाबेस नहीं होता। वही फाइल एक दफा एडमिन क्रिएट कर रहा होता है, वही रेगुलेशन क्रिएट कर रहा होता है, वही स्टूडेंट कर रहा होता है, वही फैकल्टी कर रही होती है। बार बार उन चीजों में जो रेपिटेशन हो रही होती है वो बहुत बड़ा चाहिए होता है। तो ये क्या होता है कि आपके बहुत सारे सोर्सेस आपको डाटा कलेक्ट करते हैं और उसी के मुताबिक क्या होता है आपकी बिजनेस प्रोसेस में भी यूज हो रहा होता है। आर यू ओके विद दिस? तो बेसिकली कहते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज करते हैं और वन प्रोसेस में करते हैं कि जिस किसी को इन्फॉर्मेशन यूज हो उसके मुताबिक आपको यूज कर सकते हैं। आर यू ओके विद दिस? ठीक है, अगर आप गूगल में जाएं तो आप ERP फाइनेंस है, ठीक है, आप उसको लिखेंगे आपको डिफरेंट नजर आएगी कंपनी। ओके, ERP ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो डिफरेंट नजर आएगी। ओके, ERP का जो फाइनेंस का मॉड्यूल है दैट विल बी डिफरेंट। ओके, ठीक है जी सर। So Yes, sir. ERP each module is designed for such a specific business function, data and support the processes which help employees do their job। ठीक है, हर वो मॉड्यूल जो करता है प्लग इन होता है ERP में, तो एक सिंगल सोर्स पर वहाँ प्रोवाइड कर रहा होता है जो हर मॉड्यूल। ओके, अब जो फाइनेंशियल मॉड्यूल है, आपके जितनी भी फाइनेंशियल डाटा है वो सारा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम में प्रोवाइड कर रहा होगा। आर यू ओके विद दिस? आपके ह्यूमन रिसोर्स डाटा जो है वो सारा वहां पे जा रहा होगा। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, परचेजिंग, शिपिंग, वो सारा डाटा वहां जा रहा होगा। आपका जो सेल्स मार्केटिंग का डाटा है वो सारा कंपाइल होकर वहां पे जा रहा होगा। जब ये सारा कंपाइल हो रहा होगा और इसी के मुताबिक क्या करते हैं आपके बिजनेस के प्रोसेस जो है वो कंपाइल करते हैं और आपका वो डिसीजन भी हो रहा है। आर यू ओके विद दिस? Yes, sir. जी प्लीज। सर ये जो आप बता रहे हैं इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की हम बात करें, जिस तरह आपने पहले पढ़ाया था कि ये बेसिकली मुख्तलिफ उनको जो है फंक्शंस को एक साथ इकट्ठा करता है। जो समझा रहे, मैं ये समझाऊं कि ये जो आप कह रहे हैं कि डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर पहले अलग-अलग आप कस्टमाइज तरीके से उन्हें बताते हैं कि जी हमारे ये 5-8 फंक्शंस हैं, जैसे हमने HR करना है, हमने फाइनेंस की हमें चाहिए,
वो सारों को इकट्ठा करके ये सिस्टम बनता है या सर नहीं अलग-अलग परचेज करना पड़ता है इसको? थोड़ा सा दोबारा एलेबोरेट सर कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली मैं दोबारा आपको बताता हूँ, इट्स बेसिकली ERP is a consolidated process gathering and organizing business process data and integrated software. अब नॉर्मली सर ये क्या होता है कि बेसिकली इकट्ठा खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर अभी भी आप गूगल में जाएं तो ERP प्राइस अगर आप लिखें तो इसमें ERP प्राइस पाकिस्तान में कितनी आ रही है इसकी, हाउ मच डज ERP कॉस्ट, ठीक है। इस एवरेज बजट पर यूजर सर $8,000 आती है सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर। और जो इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट आ रही है बिटवीन 150,000 to 750,000, यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो ये 1.5 करोड़ से 7 करोड़ रुपया। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, इससे ज्यादा आपका प्रॉब्लम ये होता है कि आप इससे ज्यादा आप उस पर नहीं कर सकते, बहुत बड़ी कॉस्ट आ रही होती है, ओके, ठीक है। ठीक हो गया सर। तो हमें सर इसे बल्क में नहीं खरीद सकते, हमें ये जो रिक्वायर्ड वही बस लेते हैं। नॉर्मली कंपनी से खरीदने होते हैं, लेकिन डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं जिसके मुताबिक लोग यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि इकट्ठा बहुत बड़ी कॉस्ट पड़ती है। लेकिन कंपनी IBA कराची कर रहा है, ICME कर रहा है, आपका हायर एजुकेशन कमीशन कर रहा है, आपका फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर रहा है। लास्ट टाइम आपको शायद याद होगा कि उन्होंने कहा था कि FBR को हमने ट्रायल वर्जन दिया है, तो उन्होंने वापस नहीं किया, उसी को यूज करना शुरू कर दिया और ये पे करना पड़ता है। लेकिन ये क्या होता है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम का डाटा एक जगह कंपाइल कर रहे हैं। अब जो थ्योरी सिस्टम है, क्या थ्योरी सिस्टम है, ये बेसिकली यही चीज है जो आपकी तमाम चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो अब पूरी चीजों को सारा इकट्ठा मैनेज करना मुश्किल है, ऐसे ही है ना। अब अगर SAP आपका LMS है तो पूरा जो उसके मुताबिक होगा, दैट विल बी डिफरेंट। तो नॉर्मली ये होता है कस्टमाइज करना बड़ा मुश्किल आ जाता है। तो नॉर्मली आमतौर पर इसी मुताबिक आपके यूज कर रहा होता है, आपके आमतौर पर पूरे सिस्टम को एक जगह कस्टमाइज कर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये है आपका, देखिए फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ हैंड, अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर क्रेडिट, रेवेन्यू, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग, व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली दे आर कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम ऑल द सोर्सेज एंड देयर इज अ वन सोर्स मेन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, और उसके मुताबिक तमाम चीजों को पता होगी कि किसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। आर यू ओके विद दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें, ठीक है, अगर आप सिंपल सी बात है कि यूरिया का या ये फौजी फर्टिलाइजर में अभी दे हैव दिस सिस्टम, ठीक है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, तो अगर आप उन्हें पता चल जाता है कि हमारे कितने यूरिया के बैग सेल हुए हैं, ठीक है, तो जब वहां पे उन्हें ये पता चलेगा आपकी मार्केटिंग को, आपके मैन्युफैक्चरिंग वालों को भी पता चल जाएगा कि मजीद हमारे पास कितनी डिमांड आ रही है। आर यू ओके विद दिस? यस सर। आपकी ह्यूमन रिसोर्स को भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वर्किंग आवर्स होगी, कितनी लेबर कॉस्ट आएगी, क्या यूटिलाइज होगा। आपकी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग को भी पता चल जाएगा कितना पैसा कैश इन हैंड होगा, रिसीव होगा, कितना क्रेडिट होगा, रेवेन्यू कितना होगा, वो सारा। तो बेसिकली दीज आर सिस्टम आर वेल अलाइन्ड। तो आप क्या करते हैं, उनके मुताबिक बेनिफिट कस्टमर की फोकस ज्यादा बेटर आप कर सकते हैं। आर यू ओके? यस सर। फायदा क्या होता है इसका जी? सबसे पहले फायदा होता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या होता है कि आपके जितने भी डेली रूटीन एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके जब डाटा होगा, राइट इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो चीजें बेटर फॉर्म कर रही होंगी, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और बेसिकली क्या होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी फर्म को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग, ओके। और ये इसके बाद करता है कि हमारे रिस्पॉन्स की जो इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट है, कोई भी कस्टमर की रिस्पॉन्स है, कोई भी इंक्वायरीज है, अकॉर्डिंग टू डेटाबेस रिस्पॉन्ड देम वेरी क्विकली। और इसमें सबसे बड़ी ये है कि एनालिटिकल टूल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। और यू विद दिस, तो इसकी बहुत बड़ी जो बिजनेस वैल्यू एफिशिएंसी है कि हमारी डेली रूटीन एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, इंप्रूव आवर डिसीजन मेकिंग, देन इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रैपिड रिस्पॉन्स टू कस्टमर रिक्वेस्ट, or the one is more analytical tool. It gives us good information, good suggestion that what should we do
पुराना सारा डाटा इकट्ठा करके उसके मुताबिक एनालाइज करके हमें बेटर डिसीजन मेकिंग की तरफ ये लेके जा रहा होता है। इस इज कॉल्ड एज एंटरप्राइज सिस्टम। आर यू ओके विद दिस? यस सर। जी बताइए क्या होता है, एक बार दोबारा बता दो। जी प्लीज, एनीवन? सर दोबारा पूछिएगा, आवाज कट रही थी। मैंने क्या बताएंगे, क्या बताया? जी सर आपने बताया कि जो एंटरप्राइज सिस्टम है इसके होने से एक तो ओवरऑल जो है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि आपको फौरन डेटा मिल जाता है, और ये दूसरा जो है आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। बिल्कुल सही। और सर डिफरेंट डिपार्टमेंट को डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। हम लोगों को सेल्स का पता चल जाता है, प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज का पता चल जाता है, एचआर वाले लेबर्स का कॉस्ट वगैरह का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और प्लस हम लोग कस्टमर्स को अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, उनको रिस्पॉन्स जल्दी कर सकते हैं उनकी रिक्वेस्ट वगैरह पे। सर डिफरेंट जो बिजनेस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको डिफरेंट मॉड्यूल्स दिए हुए होते हैं, डेवलप्ड भी उनके लिए होते हैं, और उसके मुताबिक वो इंफॉर्मेशन को जो है मैनेज कर रहे होते हैं। तो इससे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें से हम अपनी कंसर्न इंफॉर्मेशन जो है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। इससे हमारी जो है वो टाइम सेविंग होती है और इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी होती है। जी इमरान सर प्लीज। सर मैं एक छोटी सी लिंकेज ढूंढ रहा था, इसके बारे में पूछना चाहूंगा कि ईआरपी के ऊपर जब हमने बात की कि डिफरेंट मॉड्यूल्स को हम इकट्ठा करके एक ईआरपी बनाते हैं इन ऑर्डर टू सेव द कॉस्ट, तो इससे हम अचीव करते हैं बिजनेस वैल्यू या ऑपरेशनल एक्सीलेंस। ऑपरेशनल एक्सीलेंस का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जी कॉस्ट में बिल्कुल लीन रखें इसको, सो दैट रिस्क आपके मैनेजमेंट जो है वो भी रिस्क फैक्टर्स आपके कम रहें। तो क्या ये ईआरपी इससे कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है सर कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए आप उसमें इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ईआरपी के ऊपर? मतलब जैसे आपने बताया कि 150,000 टू सम करोड़। मेरी बात समझ गया सर? मैं बिल्कुल सर समझ गया, बिल्कुल समझ गया सर, थैंक यू सर। इसमें अगर फॉर एग्जांपल हम अपने आप देखें कि हमारा जो सबसे बड़ा डेफिशिएंसी आ रही है अभी तक जो सबसे, अगर हम एफबीआर का जो सिस्टम इजी हो, डाटाबेस इजी हो, चीजें इजी हो, अगर वो 7 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ लगाते प्रॉपरली टाइम पे लगाए तो अरबों रुपए इसके फर्म में कमा सकते हैं, अगर इसको प्रॉपरली यूटिलाइज सिस्टम को आसान कर दिया जाए, हर बंदे की एक्सेस में कर दिया जाए। वॉलमार्ट के फॉर एग्जांपल सर 22.2 मिलियन एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं सर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर 22 लाख एम्प्लॉइज करें तो अगर उनके पास राइट फॉर्म ऑफ द डाटा है, क्या की परफॉर्मेंसेस है, दे कैन फाइंड मोर बेटर पीपल दैट हु आर डूइंग गुड इफ दे हैव मोर कस्टमर डाटा देन इट इज वेरीफाइड। अभी आप ये देखें कि मोबाइल एंड जैज करोड़ों रुपया स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम पे, उनकी जो माइनिंग कर रहे हैं डाटा की माइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि दे नीड टू नो उनका जो कस्टमर एग्जिस्ट करता है, जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, उसके मुताबिक डिसीजन करते हैं। बेसिकली सर आपके ट्रेडिशनल वेज थे ना उसमें से थोड़ा सा हट के, हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक लोकल स्टोर बन रहा है उसे ईआरपी की जगह शायद एक सेल या एक छोटा सा सिस्टम या छोटा सा डाटाबेस उसके लिए इनफ होगा। लेकिन अगर आपकी अर्निंग, अगर आपका बिजनेस करोड़ों में ऑलरेडी आप कमा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप में अरबों में उसमें ज्यादा सीख किया जाए, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऐसा सिस्टम हो कि आप मैक्सिमम कस्टमर का रिक्वायर्ड का डाटा उसके मुताबिक। अब नेस्ले कंपनी को सब जानते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोका कोला को सब जानते हैं, मतलब बिफोर आज बर्थ मेरे ख्याल कोका कोला के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं और कंटिन्यूज आ रहे हैं पेप्सी को के। द रीजन इज दिस बिकॉज दे आर नीड टू सर्वाइव इन द मार्केट, और जब आपको सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट में तो जितना अच्छा आपको सिस्टम होगा, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतनी ज्यादा ऑपरेशनल एक्सीलेंस बढ़ेगी। सबसे बढ़कर सर आप कैश एंड कैरी पे जाते हैं, इफ यू हैव प्रॉपर सिस्टम तो आपकी जो मिसिंग डाटा है, लॉस्ट डाटा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एफपीआर में देखते हैं, जस्ट नीड टू एंटर वंस, आपके पिछले 5 सालों में कितना टैक्स पे किया, कहाँ पे किया, कहाँ कर रहे हैं, अगर तो अनफॉर्चुनेटली सर हम तो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं अपने सिस्टम को। नहीं तो मेरे ख्याल में अगर प्रॉपरली इसको सिस्टमाइज कर दिया जाए,
अगर हमारे पास रेजिस्टेंस को थोड़ा सा स्टॉप कर ले तो कुछ दिनों में इस मुल्क की अर्निंग भी बेहतर हो जाए। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी सर आपको ऑन वन साइड यू स्पेंडिंग मोर, रिटर्न भी आपको उसके मुताबिक सर। सर बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हर कंपनी या हर ऑर्गेनाइजेशन की ईआरपी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट होगी। बिल्कुल 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 डिफरेंट होगी। शायद किसी ठीक जगह मेन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट है, उनके ह्यूमन रिसोर्स पे सिर्फ लगाना है, किसी ने क्या आपको सिर्फ कस्टमर सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप पे लगाना है, तो नॉर्मली रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक होती है। सर उसके बाद आता है हमारे सर पास सप्लाई। जी जी जी, सप्लाई चेन। जी सर, मैं उसी के बारे में बताना चाह रहा था। हमारी कंपनी का एक जो है वो पार्टीशन हुई है, तो उसमें वो सैप का इंटीग्रेशन करा रहे हैं, तो उस पर काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि स्पोर्ट टीम एक होगी जो 3 से 6 महीने वहां रहेगी, और सारा जो स्टाफ है उसे वो ट्रेनिंग वगैरह भी देंगे जितना भी वो उन्होंने किया है। तो इस तरह से वो मॉड्यूल जो है वो डेवलप करते हैं। कंपनी कौन सी आकाश है? सादिक पोल्ट्री है सर, सादिक पोल्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। सादिक ब्रदर एसबी वाले। जी जी सर, जी सर। आप किस डिपार्टमेंट में? चांदनी चौक में? जी सर, चांदनी चौक में हेड ऑफिस में एज एन अकाउंटेंट काम करता हूँ। अब सर ये सादिक ब्रदर का भी सोचने वाली बात आए, अब सादिक ब्रदर्स को एक पोल्ट्री का काम जब सोचते हैं, मुर्गी खाने वालों को क्या जरूरत है? अगर आप ये देखें तो इनकी अर्निंग बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कंपनी है। और जी अगर सर, मैं ग्रुप है, गलत कंपनीज का ग्रुप है पूरा एक ग्रुप पे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत अच्छी बहुत एथिकल कंपनी है। ऐसे ही है जी कि सर अपने बिल्कुल। एम्प्लॉइज का ये बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, सैलरी में, बेनिफिट्स में। उसके अलावा इनकी जो वर्किंग प्रैक्टिसेस है बहुत ज्यादा एथिकल है। एम आई राइट? जी बिल्कुल सर। ऐसी है ना। अब आप ये देखें कि जब ये करोड़ों का सिस्टम लगाएंगे तो मेन पर्पस क्या है कि उनकी जो परफॉर्मेंसेज है, उनका जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके। और अब आपके जो कंपेटिटर्स होंगे, अब देखिए मार्केट में बहुत बड़ा शेयर इनके है, सादिक ब्रदर्स के, एसपी वालों का। एम आई राइट ना? जदीद वाले हैं, जी सादिक सर। वाले हैं, ठीक है। और उसका शेयर लेने के लिए लाजमी बात है कि आप उसके मुताबिक भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। ओके, जी सर। what is supply chain? What come into your mind? Supply chain, प्रोक्योरमेंट the जितनी term भी supply chain प्रोक्योरमेंट refers to the logistics and supply of goods. सर इससे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जेन में आता है सर। अगर मैं अपनी बात Okay. Supply chain is a very broader field, ठीक है। When we talk about this, it is like a field जिसके मुताबिक में इसमें क्या कह सकते हैं, बेसिकली तमाम फंक्शन फ्लो ऑफ गुड और सर्विसेज जिससे कस्टमर को प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को किया जा सके। इसमें क्या होता है, आपका रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना, प्रोक्योर करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, वेयर हाउस करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, दिस ऑल इज बेसिकली कॉल्ड एज सप्लाई चेन। आर यू ओके विद दिस? यस सर। आपने केस स्टडी पढ़ी होगी डब्बे वाला, यू नो अबाउट डब्बे वाला? सर डब्बे वाले का नाम सुना हुआ है? 3 डब्बे वाला नहीं, दूसरा डब्बे वाला? नो सर। नो सर। आप गूगल थेरी वाला एक होता है सर, थेरी वाला। नहीं, आप गूगल खोलिएगा और उस पर लिखिएगा डब्बे वाला, ठीक है। दिस इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी केस स्टडी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की केस स्टडी है जिसमें ये पूरी उन्होंने स्टडी किया था। मैं आपको ग्रुप पे भी शेयर करता हूँ और इसकी वीडियो भी आपको एक छोटी सी यूट्यूब पे ओपन करता हूँ, उस पर दिखाता हूँ कि तकरीबन इंडिया में जो बॉम्बे में आई थिंक जितने भी, या दिल्ली में जितने लोग हैं वो ट्रेन पे जाते हैं और सफर करते हैं और घर से जाते हैं, तो उन्होंने एक सिस्टम ऐसा शुरू किया कि 9 बजे उनके घरों से खाना लेते थे और 11-12 बजे गरम गरम खाना जो था उनके घरों तक, ऑफिस तक पहुंच जाता था लंच बॉक्स से। इस पे हार्वर्ड बिजनेस केस स्टडी लिखी है। प्रिंस चार्ल्स जब आए तो स्पेशली डब्बे वालों के पास गए, और नॉर्मली इसका जो रेवेन्यू है वो करोड़ों में एंटर हो गया, प्रॉपर एक कंपनी बन गई। और दिस कंपनी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप उसको कैसे, और अगर आप इसकी ट्रेडिशन देखें तो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं यूज कर रहे, ठीक है। इसमें सिंपल वो क्या कर रहे हैं कि एक कोड लगा देते हैं और उसके मुताबिक वो क्या कर रहे हैं कि आपकी चीजें आप तक वहां तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है।
एक समय मैं स्टार्ट करती हूँ। Sometimes, keeping things like Uber Eats, Skip the Dishes, and DoorDash. It's hard to imagine this type of convenience without the technology. But there is one food delivery service which sends out more than 200,000 meals a day and has been doing so for the past 130 years. They are the Mumbai Dabbawalas, also known as Dabbawalas. In about 4 hours, they deliver home-cooked meals to people at work every day. And all without using modern technology. Mumbai Dabbawalas employs about 5,000 people. Many of them have had little to no education and have never learned to read. So how do they keep these orders in order? The Dabbawalas get on their bicycles around 9 a.m. and pick up homemade lunches from their assigned neighborhoods, which are generally the same every day, using what's called dabbas, or Indian lunchboxes. After picking up the lunchboxes, usually made by the partners, parents, or house staff of the intended recipient, they have until 10:30 a.m. to bike to the nearest train station. Over the next hour, they load all of the lunchboxes on the train. This is where keeping track of everything gets really tough, but they use a pretty basic trick. A vital part of their delivery service is a coding system, so the lids are labeled with letters, numbers, and symbols indicating where these lunchboxes have to be delivered to, who's delivering them, and the homes where they came from. Between 11:30 and 12, the Dabbawalas offload from the train and continue sorting. Between noon and 1, they deliver lunches to their clients. During this hour, over 200,000 deliveries are made across Mumbai. They all kind of have to work together in harmony in order to allow sort of the Dabbawalas to perform sort of at the level of performance. The Mumbai Dabbawalas are known for being punctual with their deliveries. Their mission statement since they first started running in 1890 has been to always deliver on time. They believe that delivering lunch is like delivering medicine. And so now as a mission statement, right, when you sort of think about that, you're not just delivering lunches to people, you're saving people's lives. The Dabbawalas don't just deliver lunches to people at work. They also pick up lunch boxes from the individuals after they're done and deliver them back to their homes the same day. All this efficiency has the business community intrigued, including Harvard Business School, which has done a case study. The simplicity of sort of how they do things actually help them so they don't have to deal with sort of a lot of complexity that we sort of typically find. So sometimes, keeping things quite simple and be laser focused on what it is that you're trying to achieve is really important. Tom Kay spent a day with the Dabbawalas in Mumbai for his research and thinks companies around the world can learn from the Mumbai Dabbawalas. In an age where we are so focused on modern technology, sometimes the best plan is the simplest. These orders in order have had got it. You understand this? can't read. यस सर सर ये इनका ड्रामा भी लगता है इंडिया का CID उसमें ही मैंने देखा था इसके बारे में दिखाया था अच्छा इसको एक दफा देखिएगा इसकी जो केस स्टडी है ना काइंडली इसकी समरी बनाएगा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ठीक है अब दो स्ट्रीम्स होती है वन इज कॉल्ड अपस्ट्रीम सप्लाई चेन एंड अदर इज कॉल्ड द डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन आर यू ओके विद दिस वीडियो का साउंड आ रहा है सर वीडियो की आवाज आ रही है एक होता है आपका अपस्ट्रीम आता है और दूसरा आता है आपका डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम सप्लाई चेन होता है जो कि सप्लायर से होता हुआ मैन्युफैक्चरर तक पहुंच रहा होता है फॉर एग्जांपल नाइकी के शूज बनाने हैं तो नाइकी के शूज बनाने हैं तो उसके बैक एंड में बहुत सारे सप्लायर्स अवेलेबल होते हैं ऐसे ही है ना अब क्या होता है कि नॉर्मली आमतौर पे इसके मुताबिक क्या होता है कि आम जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक अगर आप अपस्ट्रीम को देखा जाए जिसके ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल आपने उसका लेदर कहाँ से लिया आपने सोल कहाँ से लिया आपने लेसेस कहाँ से लिए ये सारी जब गुप्त सप्लायर से होती हुई जब आपके पास आ रही होती है मैन्युफैक्चरर तक
तो दैट ऑल इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम। और जो मैन्युफैक्चरर्स से आगे जा रही होती है डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर कस्टमर तक, इट इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम इफेक्ट। आर यू ओके विद दैट? यस सर। आगे समझ आपको? जी सर। ठीक हो गया? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होते हैं जिन्हें हम बुल इफेक्ट भी कहा जाता है, डिफरेंट को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आज तक कितना काफी अटेंडेंस लगाते हैं, कितने बजे क्लास है दूसरी? दूसरी क्लास सर हमारी तो क्लास नहीं, आई थिंक वो नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स की। सर हमारी है। सर हमारी दूसरी क्लास है अभी, मेरा ख्याल है 1 बजे है शायद। हेलो जी जी सर, आवाज आ रही सर, है हमारी क्लास। क्या मैं आपके अभी है ना 10 मिनट पढ़ लेना, मैं दोबारा कर लिंक शेयर कर। काफी है सर आज के लिए। सर कोई भी किए सर, काफी हो गया सर आज। चलिए इसी काम हो गया। सुमेरा है जी? जी सर। अहमद आकिब? यस। रहमान है? तैयब जावेद है? यस सर। यस सर। प्रेजेंट सर। सैयद कासिम खानी?